नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी कि जो बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में मैं वीडियो अपलोड करूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 17 सेक्शंस तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो सेक्शन 17 तक अभी आपको समराइज कर देता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस है नए एक्ट में पुराने एक्ट में। उसके बाद जो आगे के सेक्शंस हैं उनको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे नए एक्ट और पुराने एक्ट के साथ में, ताकि आपके दोनों एक्ट तैयार हो सकें। तो साथ ही उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भारी परिवर्तन नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो 25 दिसंबर 2023 को बनकर तैयार हुआ और भारत के राजपत्र में ये 25 दिसंबर 2023 को प्रकाशित भी हुआ। जब पुराना जो एक्ट है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वो 15 मार्च 1872 को बनकर तैयार हुआ था। सर जेम्स फिट्स स्टीफन ने इसका प्रारूप तैयार किया था। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जो लागू होने की डेट है पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो 1 सितंबर 1872 है और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी इसको इंग्लिश में भी इसका यही नाम रखा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एक ये भी अंतर है, पुराने समय में इंग्लिश वर्जन में उसका नाम इंडियन एविडेंस एक्ट था, लेकिन हिंदी में उसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते थे। लेकिन इसके इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में ही इसका एक ही नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, कोई ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इसकी प्रियम्बल पहले हुआ करती, तो प्रियम्बल शब्द हमारे नए एक्ट में नहीं है। हालांकि प्रियम्बल इसमें दी गई है पर उसमें प्रियम्बल के नाम से टाइटल नहीं दिया गया है उसका। प्रियम्बल जो हमारी पहले थी वो ये थी कि वेयर इट इज एक्सपेंड टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस इट इज हियरबाई इनेक्टेड एज फॉलोज। यानी पहले जो हमारी उद्देश्य का थी वो ये थी कि साक्ष्य विधि को कंसोलिडेट करना, उसकी डेफिनेशन और अमेंडमेंट उस समय की मांग थी, इसलिए उसको हमने अधिनियमित किया यानी इनेक्ट किया। वर्तमान समय में जो इसकी उद्देश्य का जो है, हालांकि प्रियम्बल वर्ड टाइटल वहाँ नहीं है लेकिन ये उद्देश्य का ही है। इसमें लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये दोनों एक्ट हमने ले लिए हैं, नया और पुराना, ताकि इसमें अंतर आपको अच्छे से बताया जा सके। तो जो इसकी उद्देश्य का है वो ये कह रही है कि निष्पक्ष विचारण के लिए यानी फेयर ट्रायल के लिए जो हमारे जनरल रूल्स थे एविडेंस एक्ट के और प्रिंसिपल थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए और उनका प्रोविजन करने के लिए एक्ट लाया गया है। तो सीधी सी बात है, फेयर ट्रायल के लिए एविडेंस के जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करने के लिए एक्ट लाया गया है। अब जो इसका चैप्टर फर्स्ट जो हुआ करता था उसको प्रिलिमिनरी के नाम से जानते हैं, वो आज भी सेम टू सेम वही है। उसमें थोड़ा सा अंतर किया गया है, लगभग वही है। इसमें सिर्फ अंतर यह है कि वहाँ क्या लिखा था, यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा, और इसमें क्या लिखा है, यह अधिनियम संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इस अधिनियम का नाम ये चीज़ लिखी हुई है। इसमें जो हम इसका पहले सेक्शन का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के नाम से जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जो हम पढ़ते थे तो उसमें एक वर्ड था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन यह बात हमारे नए एविडेंस एक्ट में नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए पहले सेक्शन से ये क्लियर नहीं होता कि ये कहाँ पर लागू है, लेकिन हम साधारणतः सभी लोग अब जानते हैं कि कहाँ संपूर्ण भारत में ये एक्ट लागू है। पुराने समय में ये बताने की ज़रूरत थी, अब चूँकि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए ये एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू माना जाएगा। इसके अलावा इसमें पहले सेक्शन में जो चेंज किया गया है वो यह है कि जो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी या एयरफोर्स के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय थे उन पर यह एक्ट लागू होता था। यानी नेवल डिसिप्लिन एक्ट, आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के न्यायालय पर यह लागू नहीं होता था। वो चीज़ इस एक्ट में से हटा दी गई है। और सेक्शन 2 हमारा ये कहता है कि ये न्यायालय नए एक्ट में कि यह किसी न्यायालय और उसके समक्ष की सभी न्यायिक कार्रवाइयों जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित हैं को लागू होता है।
तो जो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट वगैरह जो उसमें थे, इंडियन नेवी, एयरफोर्स एक्ट, उन चीज़ों को हटा दिया गया है क्योंकि वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता नहीं रही। अब वर्तमान हम सेक्शन को पढ़ें तो उससे यह जाहिर होता है कि ये सभी सेना न्यायालयों को भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। बाकी कोई चेंज नहीं है। पहले भी मध्यस्थ को लागू नहीं होता था, अब भी नहीं है। एफिडेविट को पहले भी लागू नहीं होता था, अब भी नहीं लागू होगा। सेक्शन 2 पहले से ही रिपील्ड था पुराने एक्ट में। यहाँ पर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। पुराना जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसमें सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज, निर्वचन खंड दिया गया था जिसमें डेफिनेशंस दी गई थी। वर्तमान में सेक्शन 2 में वह चीज़ है डेफिनेशन, लेकिन वह इंटरप्रेटर क्लॉज जो वर्ड था उस वर्ड को हटा दिया गया है और सेक्शन 3 में जो बातें थीं, जो डेफिनेशन थी, वो सेक्शन 2 में रख दी गई है और उसको उस सेक्शंस का जो टाइटल है वो डेफिनेशन है। इसमें जो न्यायालय की डेफिनेशन पहले थी वही वर्तमान में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शन 4 में जो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन हुआ करती थी वह डेफिनेशन लाकर अब 2B में रख दी गई है। बाकी उसमें कोई अंतर नहीं है, जो पहले डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन है। इसके अलावा जो सेक्शन 2C में इसमें तथ्य की परिभाषा दी गई है। तथ्य की परिभाषा पहले सेक्शन 3 में थी पुराने एविडेंस एक्ट में। इसमें हमारे सेक्शन 2C में तथ्य की परिभाषा है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही परिभाषा है जो पहले थी। इसके अलावा जो उपधारणा कर सकेगा जो सेक्शन 4 में हुआ करता था वह अब आपके नए एक्ट में सेक्शन 2H में है। तो वो सब आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है। इसके अलावा जो सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो था उसमें साबित और साबित नहीं हुआ की डेफिनेशन दी गई थी, वो अब आपके नए एक्ट में सेक्शन 2 में दी गई है। सेक्शन 2 के J में प्रूफ की डेफिनेशन है और I में नॉट प्रूफ की डेफिनेशन है, जो पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 3 में हुआ करती थी। इसके अलावा जो उपधारणा करेगा की डेफिनेशन जो सेक्शन 4 में थी वह अब आपका सेक्शन 2L में है हमारे नए एक्ट में। तो बहुत बड़ा भारी डिफरेंस नहीं है, केवल जगह चेंज हुई है। थोड़ा बहुत जहाँ पर कोई अंतर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो आपके सेक्शन 2 के पहले पैरा में ये डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपका L तक हैं, और जो सेक्शन 2 का पैरा 2 है उसमें यह साफ लिखा है कि इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन IT एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और IPC भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है का वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम में है। यानी ऐसे शब्द और पद जो एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं वह वर्ड्स की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं है, लेकिन IT एक्ट में दी गई है, या हमारी भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई है। तो उसका हम वही अर्थ लगाएंगे जो उन एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें बहुत कोई बड़े भारी चेंज नहीं हुए हैं, सारे के सारे सेक्शंस वही हैं। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, सब चीज़ें इसमें वही हैं जो सारे के सारे सेक्शन 2 में रख दिया गया है इनको। पहले ही सेक्शन जो डेफिनेशन हमारी सेक्शन 3 और 4 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में थी उनको अब सभी को सेक्शन नए 2 में रख दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2 में। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 5 था जो कहता था कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, वह अब हमारे सेक्शन 3 में आ गया है। बस इतना ध्यान रखना है। सेक्शन 5 में 2 माइनस कर देंगे आप तो सेक्शन 3 में वो चीज़ आ गई है। सेक्शन 6 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एक ही संविवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति थी, जिसको हम रेस्जेस्टे का जो सिद्धांत जो हम पढ़ते थे जो सेक्शन 6 में हुआ करता था वह
वर्तमान में आपको सेक्शन 4 में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर का सिद्धांत अब कहाँ पर है, वो सेक्शन 4 में है। बाकी उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल सेक्शंस की जगह चेंज हुई है। बाकी अंदर की जो लैंग्वेज है, जो फैक्ट्स हैं, सेम टू सेम वही है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। सेक्शन 7 जो था, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु के परिणाम है, वो सेक्शन 5 में दिए गए हैं और उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि जो सेक्शन 3 का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, उसमें एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ा करते थे। तो वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो हमारे नवीन एक्ट में है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग वही डेफिनेशन है। सिर्फ इसमें एक इलस्ट्रेशन और जोड़ दिया गया है, इतना बस ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन वर्तमान में 2D में आ गई है, जो किसी ज़माने में सेक्शन 3 में हुआ करती थी। उस 2D के सारे जो लाइंस हैं वही हैं, केवल उसमें 6 इलस्ट्रेशन जोड़ दिया है इन्होंने, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस में जो स्टोरेज किए गए हैं वॉइस मेल, मैसेज आदि, वह भी दस्तावेज की डेफिनेशन के अंदर माने जाएंगे, उन्हें भी दस्तावेज माना जाएगा और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, बस इतना अंतर है और बड़ा भारी कोई अंतर नहीं है। यह समय की प्रासंगिकता भी थी, मांग भी थी कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आदि को भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए दस्तावेज की डेफिनेशन में इसको शामिल किया गया है सेक्शन 2D में। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 7 जो था, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है, तो वो उसमें अब कोई विशेष अंतर नहीं आया है, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, बस उसका सेक्शन नवीन एक्ट में सेक्शन 5 में है, पुराने में सेक्शन 7 में था। इसके अलावा सेक्शन 8 में हेतु तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, वह अब वर्तमान एक्ट के सेक्शन 6 में है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही है, बस केवल जगह चेंज हुई है आपकी। इसके अलावा जो सेक्शन 9 जो हम पढ़ते थे पुराने एक्ट में, वो भी कोई चेंज उसके अंतर्गत नहीं है। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंस फैक्ट, सेम टू सेम वही है, केवल 2 घटा देंगे तो अब वो ये आपका सेक्शन 9 आ जाएगा, ये सेक्शन 7 में आ गया है। इसके बाद में सेक्शन 8 में जो हम पढ़ा करते थे, सेक्शन 10 जो हम पढ़ा करते थे कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों द्वारा कही गई और की गई बातें, तो वो जो सेक्शन 10 था वो हमारा सेक्शन 8 में आ गया है। केवल 2 का डिफरेंस है, 2 घटा देंगे तो नया सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन 11 में वे तथ्य जो अंततः सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है, यानी प्ली ऑफ एलवाई जो अन्यत्र उपस्थिति का तर्क आरोपी के द्वारा लिया जाता था, वो सेक्शन 11 में हुआ करता था, वह अब वर्तमान में हमारे सेक्शन 9 में है। सेक्शन 12 में नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले जो तथ्य थे, वो अब आपके सेक्शन 10 में आ गए हैं। सेक्शन 13 में अधिकार और रूढ़ी प्रश्नगत हैं, यह रिलेवेंसी बताई गई थी, वो अब सेक्शन 11 में है। 14 में मन या शरीर की दशा को दर्शित करने वाले तथ्य की जो रिलेवेंसी थी, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, वो अब सेक्शन 12 में आ गए हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 15 कार्य आकस्मिक था या इंटेंशनली था, उस पर प्रकाश डालने वाले फैक्ट की जो रिलेवेंसी थी, वह भी अब केवल आप 2 सेक्शन घटा देंगे तो सेक्शन 13 में आ जाएगी। इसी प्रकार सेक्शन 16 जो हम पढ़ते थे, कारोबार का अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट, वो सेक्शन जो 16 है वह घटकर सेक्शन 14 में आ गया है। इसके अलावा
सेक्शन 17 जो मैंने आपको स्वीकृति की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वह स्वीकृति सेक्शन 15 में आ गई है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सेक्शन का जो स्थान है वो रिप्लेस हुआ है, बाकी अंदर की डेफिनेशन, अंदर के फैक्ट्स लगभग वही हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेक्शन 17 तक मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है नए एक्ट में, पुराने एक्ट में। अब इसके बाद जो हम आगे एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ेंगे, वो हम लोग कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे, ताकि दोनों एक्ट हमारे एक साथ तैयार हो सके और हमको ये मालूम हो सके कि भाई क्या अंतर है। तो वर्तमान जो एक्ट हम देखें और पुराना एक्ट देखें तो उसमें बहुत विशेष परिवर्तन नहीं है। केवल समय की मांग के अनुसार जो प्रासंगिकता समझी जा रही थी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, डिजिटल रिकॉर्ड्स की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से एविडेंस कराना, या घटना स्थल के संबंध में जो हम मोबाइल से जो पिक्चर वगैरह आदि लेते हैं उनको विद्यमानता देने के पर्पज़ से और फेयर ट्रायल करने के पर्पज़ से ये नवीन एक्ट लाया गया है। तो हम आगे निश्चित ही इसको कंपैरेटिवली तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको निरंतर मेरे वीडियोज मिलते रहें और ताकि मेरा उत्साहवर्धन भी हो सके। बस आप भी उत्साहित रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि बुझ जाए क्षमा तो जल सकती है, बुझ जाए क्षमा तो जल सकती है, किश्ती दौरे तूफान से निकल सकती है, यानी तूफान के दौर से नाव हमारी निकल सकती है। किश्ती दौरे तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तो दोस्तों, हर गम की काली रात के बाद खुशी की सुबह आती है। समय चेंज होता रहता है, समय परिवर्तनशील है। तो इसलिए हमको कभी भी परेशानियों से, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना है कि भाई हमने पहले इतना सारा पढ़ा था, सब चेंज हो गया तो क्या होगा। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है जिससे आपको घबराने की आवश्यकता है। पुराने एक्ट में जो चीज़ें थी लगभग नए एक्ट में ही वही हैं, केवल स्थान परिवर्तन हुआ है। और नवीन जो चीज़ें थी, नवीन जो समय की मांग के अनुसार जिन चीज़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आदि की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, वो सब चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। बाकी और कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप लोग अपना उत्साह बनाए रखें, तैयारी करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।